अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान कोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें दुआ के साथ कि ए अल्लाह, जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ैनब मार्केट में गरीब लोग आते हैं, SOPs पर अमल करवाना है, लोगों को मारना या डराना नहीं है। मजीद जानेंगे सैरिश खान से। सैरिश बताएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट्स खोलने का हुक्म दिया है। जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस एस्कुट नोटिस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। ताजतस्मा ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि ताजिरों से बदतमीजी करनी है और ना ही रिश्वत देनी है। उनका ये भी कहना था कि दुकानें सील करने के बजाय SOPs पर अमल करवाएं। मजीद उनका ये भी कहना था कि छोटे ताजिर कोरोना वायरस के बजाय भूख से ही ना मर जाएं। वजारत कौमी सेहत की रिपोर्ट अहमियत की हामिल है। जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी हैं? उसका मजीद ये भी कहना था कि क्या ज़ैनब मार्केट और राजा बाजार छोटी मार्केटें हैं? क्या तारिक रोड और सदर का शुमार भी छोटी मार्केटों में होता है? उनका मजीद ये भी कहना था कि ज़ैनब मार्केट कराची की सबसे गरीब परवर मार्केट है। दुकानदारों को धमकाने के बजाय SOPs को उनको समझाया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी से इनको भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का मजीद अपने रिमार्क्स में ये भी कहना था कि ईद पर रश बढ़ जाता है और हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद ना करवाई जाए। हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद करवाने का क्या जवाब? उनका ये भी कहना था कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? क्या कोरोना वायरस ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केटें बंद ना करवाई जाएं। तो उस केस की समाअत इस वक्त जारी है। जी ये भी बताइएगा, सैरिश के NDMA ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद केस की समाअत हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया। ज़ैनब मार्केट में गरीब लोग आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, SOPs पर अमल करवाना है, लोगों को मारना या डराना नहीं। जबकि NDMA ने भी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट 123 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म ने NDMA के लिए 25.3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वजारत सेहत की तरफ से मुख्तस करदा 50 अरब ताहाल जारी नहीं हुए। सही। और आपको कराची से भी खबर दें, कराची में हुकूमत की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई मार्केट्स खोल दी गई हैं। पहले भी मार्केट्स खोली गई थी मगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। अशरफ बताइएगा कि SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों जो है SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मार्केट जो है बंद किए गए थे, जिनमें ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग मॉल और इससे मुल्का जो मार्केट से वो सील किए गए थे डिस्ट्रिक्ट साउथ के DC की जानिब से। लेकिन गुज़िश्ता रात जो है हुकूमत के साथ ताजिर बरादरी के मुज़ाकरात के बाद इन मार्केटों को दोबारा खोल दिया गया है और यकीन दहानी कराई गई है ताजिर बरादरी की जानिब से कि वो मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करेंगे। इस वक्त भी हमें जो नजर आ रहा है कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और इस पर अमल दरामद कराते हुए दिखाई दे रहे हैं ताजिर बरादरी। ताजिर बरादरी का कहना है कि तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है अवाम के ताउन की जरूरत है। जी अशरफ, ये बताइएगा कि दौरानिये के हवाले से बड़ा इबाम मौजूद था, क्या उस पर भी मामलात कुछ तय पाए हैं? क्या ताजिर बिरादरी इस पर SOPs के साथ साथ जो मार्केट्स खोलने और बंद करने का टाइम है उस पर भी अमल दरामद के लिए तैयार है? जी, दुकानदार जो है उस पर तो तैयार हैं कि SOPs जो है वो उस पर अमल दरामद होगा। भले 24 घंटे के लिए दुकानें खुली रखने की इजाजत दे हुकूमत, उस पर अमल दरामद होगा, लेकिन इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से 24 घंटे मार्केट खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और ताजिर बरादरी का कहना है कि वो 24 घंटे खोलेंगे तो रश का जो सुप्रीम कोर्ट ने कराची की तमाम मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ैनब मार्केट में गरीब लोग आते हैं, SOPs पर अमल करवाना है, लोगों को मारना या डराना नहीं है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केट सील करने से रोक दिया। अशरफ सोलंकी, सैरिश खान हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया।
कराची में आज से फिर मार्केट खुल गई। हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी की जाने वाली मार्केट्स भी खोल दी। दुकानदार एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए सरगर्म है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी देखिए, हुकूमत की जानिब से बंद की गई मार्केट जो है दोबारा खोल दी गई हैं और खुलने के बाद लोगों का रश बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ राहिल पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं कितना अमल दरामद हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमल हो रहा है भाई, मगर हम मीडिया के थ्रू ये मैसेज आवाम को पहुँचाना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अवेयरनेस लें इस मामले की, कोरोना वायरस की, और जो है अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ, शॉपिंग करने आएँ तो, और जो एसओपीज गवर्नमेंट ने बोली है उसको फॉलो करें, यानी सैनिटाइजर यूज़ करें। मार्केट के बाहर हमने अवेल करा हुआ है, मास्क है, मास्क के बगैर एंट्री नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी। मार्केट कमेटी के सदर हैं राहिल पराचा, उनका कहना है कि आवाम से अपील है कि वो भी हुकूमत की जो दी गई एसओपीज हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए उनके साथ ताउन करें। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों इस मार्केट को एसओपीज की खिलाफ वर्जी के तहत जो है बंद किया गया था, लेकिन आज दोबारा इन मार्केटों को खोल दिया गया। जी, मार्केट्स खोल दी गई। अशरफ सलंगी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमती इजाजत के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी। ईद अपनों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद इंतजार करते रह गए, लेकिन ना ही बस चली। खैबर पख्तूनख्वा में जायद किरायों की वसूली भी जारी है। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर न चल सका। खैबर पख्तूनख्वा में बसें चल पड़ी, एसओपीज पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए की भी वसूली। सिंध का ईद से कबल ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। बलोचिस्तान में भी फैसला न हो सका। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है, ताहम एक धड़े ने हुकूमती एसओपीज तस्लीम करने से इनकार करते हुए गाड़ियां न चलाने का ऐलान किया है। लाहौर से बसें मंजिल की जानिब रवाना न हो सकी। लारी अड्डे पर एक दो बसों के अलावा कोई बस मौजूद न थी। हू का आलम था, मुसाफिर आए और वापस लौट गए। फैसलाबाद में बस अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर परदेसियों ने शिकवे का इजहार किया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रांसपोर्ट न चली। हर अड्डे पर वीरानी छाई रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बसों का पहिया चल पड़ा। एक धड़े ने बसें चला दी। एसओपीज पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल किए जाने लगे। सिंध हुकूमत ने ईद से पहले ट्रांसपोर्ट न चलाने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में भी बसें चलाने का फैसला न हो सका। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स दो दड़ों में तकसीम हो गए। आबाई शहरों को जाने के ख्वाहिशमंद रोजे की हालत में बस न मिलने पर परेशानी से दो चार हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ जल्द अज जल्द मामलात तय करे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई। ये ऐलान परदेसियों ने सुना तो आओ देखा ना ताओ अपना रखते सफर बांधा और दिल में घर वालों से मिलने की उम्मीद लिए लारी अड्डों का रुख कर लिया। कई मुसाफिरों ने तो रश से बचने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करा ली, लेकिन बस अड्डों पर आए तो मालूम हुआ कि बसें नहीं जा रही। फिर वाले दिन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन अभी यहाँ आया हूँ तो ये सूरत हाल है। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इमरजेंसी जाना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि सुना था कि एसी बसों में एसी नहीं चलेगा। गर्मी से बचने की गर्ज से सहरी करते ही लारी अड्डों पर आ गए थे ताकि सफर पुरसुकून हो जाए, लेकिन यहाँ तो मंजर ही अजीब है। मैंने मियाँ वाली सखेल जाना है, सुबह 5 बजे से निकले हैं, यहाँ मारे फिर रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी नहीं मिल रही हमें। तो अब मैं तकरीबन सहरी के वक्त का यहाँ पे आया हूँ कि मुझे शायद कोई गाड़ी मिल जाए, शायद कोई खबर आ जाए। मुसाफिरों ने घर जाने की खुशी में जो सामान बांधा था वो अब उन्हें बोझ महसूस हो रहा है। खुशी खुशी अड्डों पर आए मुसाफिरों के चेहरों पर अजीब सी उदासी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, सामान बांधे अपनों में ईद मनाने को बेताब मुसाफिर घंटों से बस अड्डों पर आए बैठे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात करे ताकि वो अपने घरों में ईद कर सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। पेशावर में ट्रांसपोर्ट 102 माह बाद फाल होगी, मगर बस अड्डों पर एसओपी पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद है अदनान शाहिद। अदनान शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेशावर में लॉकडाउन में नरमी की गई है और इस बार गुज़िश्ता 2 माह से जो बंद बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट थी उसको खोलने का फैसला किया गया था, जिसके बाद एक बड़ी तादाद में शहरियों ने अपने आबाई घरों का जो है वो रुख कर लिया है। इस वक्त मैं पेशावर के सबसे बड़े बस टर्मिनल में मौजूद हूं। अगर यहाँ की बात की जाए तो लॉकडाउन में नरमी के बाद जो बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल दिखाई दे रही है। बड़ी गाड़ियों के साथ साथ जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी
चलती फिरती हुई दिखाई दे रही हैं। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई भी इंतजामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे, ना ही यहाँ पर कोई अमला जो है वो स्प्रे का मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई जो हाथ धोने के लिए जो है टंकियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं, ना ही जो ड्राइवर हजरात हैं बल्कि जो मुसाफिर हैं वो जो है मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कैमरामैन अगर हमजा आपको बता सके तो बस टर्मिनल जो है वो तो लोगों से भरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने बस टर्मिनल्स का रुख किया हुआ है, मगर हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जी जो है वो बदस्तूर जारी है। SOPs की जो है उस पर किसी किस्म का कोई भी अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। शहरी जो है वो मास्क का और ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस का नहीं कर रहे, एक साथ बैठे हुए हैं। जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो बस सर्विस में जो मुसाफिर हैं वो बसों में सफ़र करेंगे तो उनके लिए जो है मुख्तलिफ जो बसों के 2 गेट्स हैं वो मुख्तस किए गए थे। एक गेट से उन्होंने दाखिल होना था तो दूसरे गेट से जो है उन्होंने बाहर निकलना था। इसी तरह जो क्योंकि 42 सीटर जो अगर बड़ी गाड़ी के अगर हवाले से बात करें तो उसमें ये कहा था कि इस 2 सीटों पर जो है वो एक बंदा जो है वो सफ़र करेगा, मगर हम देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं क्योंकि 2 माह के बाद जो है वो लॉकडाउन खुला है तो एक बड़ी तादाद में जो शहरी हैं उन्होंने अपने आबाई घरों का, क्योंकि अब ईद में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इसी वजह से जो पेशावर शहर के जो बस टर्मिनल है उस पर जो खिलाफ वर्जी है जो SOPs की वो बदस्तूर जारी है। जी शुक्रिया अदनान शाहिद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने बसें चलाने से इनकार कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि 2 सीट्स पर एक मुसाफिर की शर्त के साथ किरायों में कमी नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि ताहाल ट्रांसपोर्ट बहाल होती दिखाई नहीं दे रही। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, पंजाब में तो ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात कर लें जनूबी पंजाब की, मुल्तान की, तो इस वक्त वहां पर मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट को बंद रखा गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं कि SOPs पर तो अमल दरामद कर सकते हैं लेकिन 2 सीटों पर एक सवारी की पाबंदी और इसके साथ साथ किरायों में कमी ये इनको मंजूर नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आवाम तंग हो रहे हैं, क्यों नहीं आप ओपन कर रहे? सर, हमें नुकसान हो रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे भी मुतालबे पूरे करें, हमें भी कोई रिलीफ दें। 2 माह से हम खड़े हैं, हमें बिल्कुल हमारे हालात खराब हैं, बराए मेहरबानी हमारा भी कोई सोचे हुकूमत। अच्छा सर, आप क्या वजह जिस वजह से ओपन? मसला ये है कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि हुकूमत हमें कोई अपनी तरफ से कोई एड दे दे, हम ये चाह रहे हैं कि गाड़ियां जो चल रही हैं कम से कम अपने अखराजात तो पूरे करें। बिल्कुल, इस ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि उनके लिए काफी प्रॉब्लम है, इसको ऑन नहीं किया जा सकता ट्रांसपोर्ट को, और किरायों में कमी जो है वो भी नहीं की जा सकती। जी सही, बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। क़याम पाकिस्तान से अब तक कौम को एक से बढ़कर एक मसले से नबुर्द आसमां ना होना पड़ा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी भी ये पाकिस्तानी अवाम किसी एक मसले पर इकट्ठी नहीं हो सकी है। हर मामले पर कुछ हाँ कहते हैं और कुछ की सुई ना पर आकर खड़ी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये बताते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये हुस्न अर्ज़े पाकिस्तान पर बदरजा उत्तम पाया जाता है। हर कोई इख्तलाफ राय रखना अपनी अव्वलीन तरजीह तस्वुर करता है। यही वजह है हर मामले पर इख्तलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर जाता है। लॉकडाउन के दौरान भी आवाम 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई दी, कुछ हामी थे तो कुछ ने भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत की। इसी तरह स्कूल बंद होंगे या नहीं, मरीजों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, मसाजिद खोलनी है या नहीं, इसी तरह बाजारों की औकात पर ताजरों की अलग राय थी, हुकूमत की अलग और आवाम की बहुत मुख्तलिफ राय थी, जिस पर आज तक कोई इत्तफाक राय मौजूद नहीं है। यही हाल हुकूमत का है। सिंध वो सूबा था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को होश आया और दीगर सूबों के बाद उन्हें भी लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। स्कूल्स की बंदिश में भी सिंध सबसे पहले नजर आया, बलूचिस्तान दूसरे, जबकि वफाक की जानिब से सबसे आखिर में स्कूल्स की बंदिश का ऐलान किया गया। हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। सूबे में मजीद 25 से ज्यादा सनतों और इदारों को काम करने की इजाजत दे दी गई। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी के लिए एक और इकदाम, आज से 26 से जायद सनतें खोलने की इजाजत दे दी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की मंजूरी के बाद सनतों को खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा सनत और तिजारत पंजाब ने मुतलका इंडस्ट्रीज के लिए SOPs भी जारी कर दिए। दफा से मुतलका अशिया तैयार करने वाली इंडस्ट्री को काम करने की इजाजत होगी। पंजाब भर में पावर लूम्स, फूड इंडस्ट्री, फ्लावर मिल्स, पोल्ट्री फीड मिल्स, राइस मिल्स को भी आज से काम करने की इजाजत
इजाजत है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइव स्टॉक से मुतल्लिका कारोबार को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। हिफाजती लिबास, मास्क, ग्लव्स तैयार करने वाले, स्टोरेज, प्रिंटिंग, पैकिंग करने वालों को भी आज से काम करने की इजाजत होगी, जबकि दूध और दूध से बनने वाली अशिया की फैक्ट्रियों को भी आज से इजाजत दे दी गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैनिटाइजर, साबुन, टिश्यू पेपर्स बनाने वाले इदारे भी आज से काम कर सकेंगे। मैच बॉक्स, LPG आउटलेट, सोडा ऐश इंडस्ट्री को भी इजाजत होगी। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों, ईंटों के भट्टे, रेत, बजरी, सीमेंट, छतें तैयार करने वाले कारखाने भी आज से काम कर सकेंगे, जबकि साइकिल और मोटरसाइकिल, कार की इंडस्ट्री को भी खोलने की इजाजत होगी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 42,125 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 903 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13,925 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 1,974 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि मजमूई तौर पर 3,87,335 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540 और आजाद कश्मीर में 112 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से मजमूई तौर पर 11,922 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 30 मुसद्दिका मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 903 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 318 अमवात हुई हैं, सिंध में 277, पंजाब में 260, बलोचिस्तान में 36, इस्लामाबाद में 7, गिलगित बल्तिस्तान में 4, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के सबब एक फर्द जान की बाजी हार चुका है। कोरोना वायरस के 188 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के दौरान समाजी खिदमात का एतराफ करते हुए 10 साल पाकिस्तानी निजात स्काउट को अमरीकी सदर की जानिब से एजाज से नवाजा गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के दौरान समाजी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर दीगर अफराद के अलावा एक 10 साल पाकिस्तानी नवजात गर्ल स्काउट लैला खान को भी सदर ट्रंप की जानिब से एजाज से नवाजा गया। रियासत मैरीलैंड से ताल्लुक रखने वाली लैला खान ने अपनी दीगर साथी स्काउट्स के हमरा मकामी डॉक्टर्स, नर्सिस और फायर फाइटर्स में बिस्किट्स के 100 डब्बे तकसीम किए। उन्होंने तिब्बी शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए इनफरादी कार्ड्स भी लिखे। लैला खान का कहना था कि हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे ग्रुप को इस मौके पर मदऊ किया गया। हम उन लाखों बच्चों में से हैं जो अपने अपने इलाकों, खानदानों और दोस्तों को सहारा देने के लिए फलाही काम कर रहे हैं। उन सब की नुमाइंदगी करना एक एजाज है। कोरोना की आलमी वबा के बायस ईद की छुट्टियों के दौरान कई अरब मुल्कों में सख्त लॉकडाउन होगा। सऊदी अरब और मिस्र में ईद की छुट्टियों के दौरान कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहरियों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। ईद के इज्तिमात भी नहीं होंगे। ईरान में ईद मसाजिद में अदा की जाएगी। मोहलिक वायरस के फैलाव को कैसे रोकना है, अरब मुल्कों की हिकमत अमली सामने आ गई। नमाज और तरावी के बाद ईद भी घरों में अदा की जाएगी। सऊदी अरब में 23 से 27 मई तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इस दौरान किसी भी शहरी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी में इस बार सिर्फ अमले के अरकान ही नमाज ईद अदा करेंगे। अवाम घरों में ईद की नमाज पढ़ेंगे। मिस्र में ईद के 6 दिनों में 4 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। ईद की छुट्टियों के दौरान दुकानें, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और साहिल बंद रहेंगे। अलजजायर में वजारत मजहबी अमूर ने फतवा जारी करके ईद उल फितर के मौके पर मुसाफिर और बगलगीर होने को ममनू करार दिया है। ईरान की सदर हसन रूहानी ने ऐलान किया है कि ईद के इज्तिमात मसाजिद में होंगे। कोरोना के पेश नजर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इज्तिमात पर पाबंदी के हर फैसले पर हमेशा मुखालफत का सामना करना पड़ा है। लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए जो भी SOPs बनाए गए, अवाम ने उन हिफाजती इक़दामात को हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन हिफाजती इक़दामात पर कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जा सकी। फ्रांस में लॉकडाउन खत्म, जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। मुल्क भर में अवामी मकामात भी खोल दिए गए। फ्रांस के थीम पार्क का सबसे बड़ा मैकेनिकल हाथी भी लोगों को महसूस करने पहुंच गया। शहरी हाथी की वापसी पर खूब खुश हुए। मैकेनिकल हाथी शहरियों पर जरासीम कुश स्प्रे करता रहा।
कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी नहीं आई। गुलशन मेमार के इलाके में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सुपर हाईवे के मुतसिल कायम इलाके गुलशन मेमार ब्लॉक 4 में वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान असले के जोर पर दूध की दुकान से नकद रकम लूट रहे हैं। मुलजिम को जाते हुए दूध की थैली भी साथ ले गए हैं और मुलजिमान ने चेहरों को मास्क से ढांप रखा है। अफगानिस्तान में 1 माह से जारी इक़्तिदार की कशमकश का खात्मा हो गया। अफगान सदर अशरफ गनी और उनके हरीफ अब्दुल्ला के दरमियान शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान सदारती महल ने मुआहिदे को जारी जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। अफगानिस्तान में जन्म लेने वाला सियासी बहरान आखिरकार दम तोड़ गया। 2 बड़ों के दरमियान अहम मुआहदे तय पा गया। सितंबर में होने वाले अफगानिस्तान इंतखाबात के नताइज पर अशरफ गनी और हरीफ अब्दुल्ला में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए थे और अब्दुल्ला ने साल के शुरू में मुतवाजी हुकूमत के कयाम का ऐलान किया था, जिससे मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हुआ था, जिसका आज मुआहदे की सूरत में खात्मा हो गया है। जराये के मुताबिक अब्दुल्ला खजाना या खारजा अमूर की वजारतों का कंट्रोल चाहते थे, जबकि अशरफ गनी इस पर राजी नहीं थे। अशरफ गनी वजारत दाखिला का कंट्रोल पेश करते रहे। अब्दुल्ला के इस इकदाम से 19 साला जंग के खात्मे के लिए अमरीका अफगान मुज़ाकरात के दौरान अशरफ गनी की हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ा था। उधर अशरफ गनी ने इस मुआहदे को अफगान अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। उनका कहना है कि अफगान अवाम ने साबित किया है कि उनके लिए कौमी मुफाद हर चीज से मुकद्दम है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने भी सराहते हुए कहा कि अमरीका जंग को खत्म करने वाले अमन अमल में नई हुकूमत के साथ शराकत के लिए तैयार है। इस अमल को हतमी तौर पर किए गए वादों पर बर वक्त अमल दरामद पर मबनी होना चाहिए। भारत का अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार रहा। गुज़िश्ता 40 साल से करप्ट अनासिर के साथ मुआशी, फौजी और सियासी ताल्लुकात रखे गए, जबकि तालिबान मुज़ाकराती वफ्द के चीफ ने नई दिल्ली का मकरूह चेहरा अयां कर दिया। मकबूजा कश्मीर में सफाकियत और खित्ते का अमन तार करने की भारतीय साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत का खित्ते में मनफी किरदार बेनकाब। अफगान तालिबान ने भी भारत के मकरू चेहरे से पर्दा हटा दिया। तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद अब्बास ने अपने एक इंटरव्यू में भारत की अफगानिस्तान में मुदाखलत पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है। उनका कहना है कि भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद की और हिमायत की। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 40 साल से अफगानिस्तान में मनफी किरदार अदा किया है। तालिबान अफगानिस्तान में भारत के किरदार का खैर मकदम करते अगर वो अफगानिस्तान के अवाम के मुफाद में होते। भारत ने करप्ट अनासिर के साथ मुआशी, फौजी और सियासी ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर भारत अफगानिस्तान में मुस्बत किरदार अदा करे तो अफगान तालिबान को कोई मसला नहीं होगा। तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे अगर भारत अपना मनफी रवैया तब्दील करे। भारत की खिते में थानेदारी के लिए हवस की लटकती जबान, अखंड भारत के लिए हमसाये मुमालिक पर कब्जे की जारहाना और भोंदी कोशिश ने खिते का अमन मुसलसल दाव पर लगा रखा है। मोदी सरकार ने नेपाल में राब्ता सड़कों की तामीर के नाम पर तजावुजात का गंदा खेल शुरू कर दिया है। भारत का अखंड और महाभारत का जुनून बेकाबू होने लगा। नेपाल की सरजमीन पर कब्जे की कोशिश में तजावुजात का कयाम। भारत ने दिल्ली से कैलाश मानसरोवर तक नेपाली इलाके में सड़क तामीर कर दी। सड़क लिपोलिक के मुतनाज़ा इलाके से गुजरती है, नेपाल का दावा। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली से तिब्बत तक 80 किलोमीटर तवील ल्योपलख रोड का इफ्तिताह किया है। यह सड़क नेपाली शहर तिब्बत के हिंदू यात्री मुकाम कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए मुख्तसर रास्ता होगा। इस सड़क की तामीर के खिलाफ नेपाली अवाम ने सख्त एहतजाज किया है। नेपाल की वजारत खारजा ने भी हिंदुस्तान के एकतरफा फैल की शदीद मजम्मत करते हुए भारतीय इक़दाम को दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत के लिए शदीद खतरा करार दिया है। तर्जुमान का कहना था कि नेपाल को इस सड़क की तामीर का सुनकर शदीद अफसोस हुआ है। हिंदुस्तान ने इफ्तिताह के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया है जो तिब्बत और चीन के स्ट्रेटेजिक जंक्शन पर वाक़ई है।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला में भी ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती शराइत पर गाड़ियां चलाने से इनकारी हैं। बस अड्डों पर भी ताहाल कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। रईस खुर्शीद इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। रईस, आगाह कीजिएगा, क्या गुजरांवाला में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में आज से जो है ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान तो कर दिया गया था, मगर हमने देखा कि अभी तक गुजरांवाला के जो सबसे बड़ा बस अड्डा है वहाँ पर किसी किस्म के इंतजामात ना हो सके। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा बस अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है। यहाँ से ज़िला के अंदर और ज़िला से बाहर यहाँ से तमाम तर गाड़ियाँ जाती हैं, मगर ना तो यहाँ पर अभी तक इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का स्प्रे किया गया, ना ही यहाँ से जो आने वाले मुसाफिर होंगे उनके लिए हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का जो है कोई बंदोबस्त किया गया है। यहाँ अड्डे पर भी देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल भी की जा रही है और उनका ये कहना है कि हमने जो है हुकूमती SOPs हैं जो बनाए गए हैं इनको नहीं मानते। ट्रांसपोर्टर्स कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जो SOPs बताए गए हैं उन पर अमल दरामद होगा? आज से जो है वो आप ट्रांसपोर्ट खोलेंगे या नहीं? हम पता क्या बात है, हुकूमत ने कहा किराए कम करो, हम किराए कम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमें पता डीजल पेट्रोल कम हुआ है। अगर वो कहे पैसेंजर कम करे, वो हमारे नई ज़हन में कोई बात समझ आ रही है हमें, क्योंकि बहुत ही अखराजात हो गया गाड़ियों के इस वक्त। हाँ बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना था कि जो SOPs हैं उन पर अमल करने की कोशिश की जाएगी, मगर जो किराया कम करने का कहा जा रहा है वो नहीं हो सकता। कैमरामैन दिखा सके तो ये जो बस है ये यहाँ से इस्लामाबाद जाती है। इस्लामाबाद जाते हुए ये इसमें 50 सीटें हैं और जो है 450 रुपये इसका किराया, मगर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें ये कहा जा रहा है कि 22 बंदे इसमें बिठाएं और 350 रुपया किराया लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें जो है एतमाद में लिया जाए, उसके बाद हमसे जो है एतमाद में लेने के बाद कोई फैसला किया जाए, उसके बाद जो है हम आज से वो इस ट्रांसपोर्ट को खोलेंगे। जी बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाजारों में ईद का रश बढ़ गया है। लोग ईद की खरीदारी में मशगूल हैं, जबकि बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। असलम खोकर बताइएगा। जी, लॉकडाउन में नरमी के बाद हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स खुलने की इजाज़त के बाद जो शॉपिंग मॉल्स हैं और बाजारों में जो रश बहुत बढ़ गया है, ईद की शॉपिंग जो है वो हो रही है। हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो ईद की शॉपिंग किस तरह कर रही हैं और वो क्या चीज़ खरीद रही हैं। हमें ये बताएं कि ईद की क्या शॉपिंग आपने की और अभी क्या लेने के लिए आई हैं, किन के साथ आप आई हैं? चाचू चाची के साथ आई हूँ और मैं लेने के लिए आई हूँ, ईद के कपड़े लेने के लिए आई हूँ, चूड़ियाँ और सारी मैचिंग चीज़ें वगैरह, ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए आई हूँ और बस अभी तो यही है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चूड़ियाँ खरीदने आई हैं। हमारे साथ एक और भी बच्ची मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपने अभी तक क्या लिया है और क्या खरीदने का इरादा है, कितना जेब जो है आपने वालिदैन की खाली करा रही है? बस अभी हम कपड़े देख रहे हैं, फिर उसके बाद मैचिंग शूज़ लेंगे, चूड़ियाँ लेंगे, मेहंदी वगैरह लेंगे, ज्वेलरी साथ लेंगे, जो ईद पे सब कुछ चाहिए होता है। कपड़े बनवा लिए? क्योंकि लॉकडाउन था, मसाइल थे, दर्जी भी नहीं थे, तो कपड़े आपके बन गए या अभी कपड़े रहते हैं? नहीं, कपड़े बस रेडीमेड ही देख रहे हैं आप तो। रेडीमेड कपड़े जी। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दर्जी तो थे ही नहीं, कपड़े कैसे सिलवाते, तो अब जो है वो ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ पे जो रेडीमेड कपड़े हैं वो खरीद रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, वो इसी चीज़ का खास ख्याल रखते हैं ताकि इस बीमारी से बच के वो अपनी ईद की जो शॉपिंग है वो कर सके और ईद जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। जी शुक्रिया असलम खोकर। लोगों का बोझ उठाने वाले अपना बोझ उठाने से कासिर हैं। कोरोना की वबा से ट्रेन बंद हुई तो कुलियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सादिकाबाद के कुली स्टेशन तो आते हैं लेकिन शाम को खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। मजीद जानेंगे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ अवान से। आसिफ, आगाह कीजिएगा, स्टेशन की क्या सूरत हाल है? मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन पर। सारी उम्र लोगों का बोझ उठाने वाले कुली हजरात आज कोरोना वबा के पेश नज़र जब ट्रेनें बंद हुई तो स्टेशन की रौनकें मांद पड़ गईं। कुली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनकी परेशानियाँ उनकी ही जुबानी सुनते हैं। मैं सारे यहाँ का कुली हूँ, इतने 2 महीने हो गए ट्रेन बंद होए नू, बेकार बेरोजगार बैठे हैं। सरकारी मुलाजम नूं तनख्वाह मिल रहा ने, साड़ी कोई सफादपोश बंदा जड़ा कोई इमदाद नहीं कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 2 महीने हो गए बेरोजगार हैं, मतलब है कोई राशन कोई पानी कोई चीज़ नहीं मिली। मेहरबानी किया जाए, कोई ट्रेन श्रेन का इंतजाम किया जाए, साढ़े बारे कोई सोचा जाए। जी बिल्कुल, कुली की बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि ट्रेनों को खोला जाए ताकि स्टेशन आबाद हो सकें और हम भी अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियां खरीद सकें। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ अमान। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कोरोना खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि तकरीबन 200 अरब रुपए खर्च कर दिए गए, हर आदमी पर 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं।
कोरोना का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है? क्या कमरे में बंद होने पर 25 लाख खर्च होते हैं? सैरिश खान हमारे साथ मौजूद है। सैरिश, बताइएगा समाज के हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त कोरोना वायरस खुद नोटिस की समाअत जारी है। आइन समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार था कि एक मरीज पर लाखों रुपए खर्च होने का कहा जा रहा है, जिस पर एनडीएमए की जानिब से नुमाइंदा पेश हुआ। उसका कहना था कि मेडिकल आलात, किट और कैंटीना मराकज पर पैसे खर्च हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। मजीद उनका ये भी कहना था कि सनतें फाल हो जाएं तो ज़राई शोबे की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। सनतें मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, इस मामले से इस वक्त ज़राई शोबा भी मुतासिर हो रहा है बुरी तरह से। मजीद उनका ये भी कहना था कि उन्हें ये नहीं लगता कि कोरोना पर पैसा सोच समझ कर खर्च किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का मजीद अपने रिमार्क्स में ये भी कहना था कि कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है। क्या कमरे में बंद होने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? उनका ये भी इस्तफसार था कि पोलन की जो एलर्जी है उससे कितने लोग मरते हैं, जिस पर वफाकी सेक्रेटरी से पेश हुए। उनका कहना था कि पोलन एलर्जी से तकरीबन 1000 लोग मर जाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का रिमार्क में कहना था कि अभी डेंगू वायरस आए तो उससे 50,000 लोग मर जाएंगे। सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस मतलब जबकि कई लोगों का जो निजी लेबोरेटरीज में करवाने से टेस्ट मंफी निकलता है। उनका भी कहना था कि जिसका दिल करता है उसको कोरोना वायरस का मरीज करार दिया जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पैसा वहां खर्च हो रहा है जहां लगा हुआ बाज़ाहिर नजर भी नहीं आता। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में ये भी कहना था कि अवाम हुकूमत की गुलाम नहीं होती, अवाम पर हुकूमत आइन के मुताबिक करनी होती है। पाकिस्तान में गरीब लोग बहुत हैं और ऐसे लोग भी हैं जो कि रोजाना कमा कर ही अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं, अपना खाना पीना पूरा कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि कराची जो हवाले से अरबों रुपए का सामान कराची पोर्ट पर पड़ा हुआ है जो बाहर नहीं आता, लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा हुआ सामान समंदर में फेंका जाएगा। किसी को मालूम है कि 2 माह में कितनी बेरोजगारी हुई है? मजीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि शॉपिंग मॉल के बारे में उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि शॉपिंग मॉल जो है पेशावर में कितने बंद हैं, और जिसके ऊपर एडवोकेट जनरल केपी के पेश हुए। उनका कहना था कि पेशावर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं है और पेशावर में तमाम कारोबारी मराकज खुले हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क भर में शॉपिंग मॉल फौरी तौर पर खोले जाएं और हफ्ते इतवार को भी शॉपिंग मॉल और मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए। मजीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ईद पर वैसे ही बढ़ जाता है, हफ्ते इतवार को भी मार्केटें बंद ना करवाई जाए। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर ईद पर ही और बहुत से लोग जो है सिर्फ बड़ी ईद पर ही नए कपड़े खरीदते हैं। कई भी कहना था कि कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला नहीं जाता। क्या कोरोना वायरस ने बताया है कि वो हफ्ते इतवार को नहीं आएगा? कई भी कहना था कि क्या हफ्ते इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? आखिर हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है? जी बहुत शुक्रिया सैरिश खान। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। जुलाई और अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट एरिया के अंदर भारतीय गोलाबारी और कोरोना की हालिया वबा के बावजूद नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली मुहैया करने का हदफ हासिल कर लिया गया है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वापदा हुकाम की जानिब से खुशखबरी सुनाई दी है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील अबूर हासिल कर लिया है और नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली मुहैया करने का ये हदफ था जो आज हासिल किया गया है। प्रोजेक्ट ने हदफ जुलाई और अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट एरिया में भारतीय गोलाबारी और कोरोना की हालिया वबा के बावजूद हासिल किया है, ऐसा कहना है वापदा हुकाम का। नीलम पावर प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल ग्रिड को फराहम की गई बिजली की बदौलत 80 अरब रुपए का रेवेन्यू भी हासिल कर चुका है अब तक। और नीलम झेलम और वापदा इंजीनियर्स मुश्किल हालात के बावजूद प्रोजेक्ट को नहायत मुस्तैदी से चला रहे हैं। वापदा हुकाम का ऐसा कहना है प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा जो है वो जेर जमीन तामीर किया गया है। 4 पैदावारी यूनिट और हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत 242.25 मेगावाट है। मंसूबे के पहले यूनिट से अप्रैल 2018 में बिजली की पैदावार शुरू हुई थी और आज जो है वो इसको बाकायदा 8 अरब यूनिट पैदा करने वाला ये पहला पावर प्रोजेक्ट बन गया है जो नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। दुकानदार कहते हैं कि हम अपनी जानिब से हुकूमत के तय करदा SOP पर अमल दरामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहरियों को भी ताउन करना चाहिए। भाई शहरियों से हम ताउन कराएंगे इंशाल्लाह और वो शहरी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हमें ताउन कराना पड़ेगा अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो SOPs दिए उसके लिए हम ताउन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ बगैर मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने देना है और सैनिटाइजर हमारा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, सबके हैंड वॉश कर रहा है। हमने टंकियां रखी हुई हैं, उससे लोग हाथ धो के जाएंगे, बगैर हाथ धोए कोई अंदर नहीं जाएंगे। 10 साल से नीचे का कोई बच्चा जो है वो अलाउ नहीं है मार्केट के अंदर। अगर हम मीडिया के थ्रू ये मैसेज आवाम को पहुंचाना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अवेयरनेस लें इस मामले की, कोरोना वायरस की, और जो है अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ, शॉपिंग करने आए तो
اور جو SOPs گورنمنٹ نے بولی ہے اس کو فالو کریں. یعنی سینیٹائزر یوز کریں, مارکیٹ کے باہر ہم نے اویل کرا ہوا ہے. ماسک ہیں, ماسک کے بغیر انٹری نہیں دیں گے. تو ٹوٹل SOP جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں بھائی. جو نادرا نے 24 گھنٹے کھولا اس کو 24 گھنٹے کھول دیں تو یہ رش ٹوٹ جائے گا. لوگ نہیں مانتے, ہم کس طرح ہم دکانیں چھوڑ کے اپنا کاروبار کریں گے, یہ ان چیزوں کو سنبھالیں گے. ظاہر سی بات ہے, تو بڑے مسئلے مسائل ہیں نا, لیکن یہ گورنمنٹ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنا ہو سکے گا ہم تو کوشش اپنی اتنی کریں گے کہ سوشل ڈسٹینس کے اور ماسک لگانے کا بولیں ہم. باقی کسٹمر سمجھتا نہیں ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو جتنا ہو سکتا ہے اپنی دکان میں کم سے کم کسٹمر بگاتے ہیں اور ڈسٹینس رکھوا کے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. کراچی میں معتدل ہیٹ ویو کا آج پہلا روز ہے. سمندری ہوائیں معطل رہنے سے پارہ 40 ڈگری کو چھو سکتا ہے. ہیٹ ویو 22 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے. خلیج بنگال میں بننے والا طوفان اگلے 48 گھنٹوں میں کراچی پر مزید گرمی کی شکل میں اثر انداز ہو سکتا ہے, جس کے باعث معتدل ہیٹ ویو 22 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں موجود طوفان کراچی سے 2600 کلومیٹر کی دوری پر ہے. طوفان سے سندھ بلوچستان کے ساحلی مقامات کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تاہم طوفان بھارت یا بنگلہ دیش کے کسی ساحل کو ہٹ کر سکتا ہے. طوفان بھارتی ساحلی مقامات کولکتہ اور اڑیسہ کے قریب پہنچنے پر کراچی میں گرم ہواؤں کی شکل میں اثر دکھا سکتا ہے, اور اس معتدل ہیٹ ویو کا خلیج بنگال میں بننے والے طوفان سے کوئی تعلق نہیں ہے. معتدل ہیٹ ویو ملک میں بارشیں دینے والے سسٹم کے عقب میں موجود گرم ہواؤں کے سبب پیدا ہوگا, جس کے باعث زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک بڑھنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے وقت سمندری ہوائیں معطل, جبکہ بلوچستان کی گرم ہوائیں شہر میں داخل ہوں گی. معتدل ہیٹ ویو 22 مئی تک جاری رہ سکتا ہے, جس کے دوران پارہ 41 اور 42 ڈگری کو بھی چھو سکتا ہے. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی, پاکستان کا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر اون شرازی سے. بتائیے گا اون شرازی. جی السلام. بالکل 17 تاریخ کو بھارت کی جانب سے LOC پر کوئی ڈٹا سیکٹر کے مقام پر جو ہے وہ LOC کی خلاف ورزی کی گئی, اور بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں 37 سالہ محمد شفیع جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. جس کے بعد آج دفتر خارجہ میں بھارتی سینئر سفارتکار کو طلب کیا گیا, اور اس طلبی کے دوران انہیں ایک مراسلہ تھمایا گیا, جس میں جو بھارت سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 2003 کا جو جنگ بندی معاہدہ پاکستان اور بھارت کی مابین ہے, بھارت اس پہ عمل کرے. اس کے ساتھ ساتھ اس مراسلے میں یہ بھی ہے کہ رواں سال 1081 مرتبہ جو ہے بھارت وہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے, اور بھارت جو ہے وہ مہلک ہتھیاروں سے سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے. پاکستان نے بھارت سے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ LOC کا مقام جو بھارت کی طرف جو بھارتی قابض کشمیر میں ہے اس کی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں ان کو وزٹ کروایا جائے. جی شکریہ اون شرازی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا. بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. سری نگر, لداخ, بارہمولہ, کپواڑہ میں بھی بادل برسیں گے. اسلام آباد میں دن کے وقت موسم گرم اور خشک, جبکہ شام میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. مری اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے, جبکہ سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر, مونجداڑو, دادو, مٹھی, نواب شاہ میں 44 ڈگری کو چھوئے گا, جبکہ بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا, جبکہ لداخ, بارہمولہ, کپواڑہ میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. جموں میں بھی موسم خشک اور گرم رہے گا. غریب اور سفید پوش افراد کی مدد کے لیے سرچ ٹی وی کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم نیکی کی ٹوکری کو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد خوب سراہ رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں, وہاں نیکی کا عمل تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے اور لوگوں کو اس میں اپنے اپنے حصے ڈالنے چاہیے. سچ ٹی وی کا اس عمل کے ساتھ آنا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ ایک قابل دید نہیں, قابل ستائش بھی ہے,
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سچ ٹی وی کے ساتھ جڑتے چلے جانا چاہیے. ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کے چینل سچ ٹی وی نے جو کام انیشیٹ لیا ہے نیکی کی ٹوکری کے حوالے سے، یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اسٹیپ ہے. جو لوگ آج کل کے حالات میں ان وباؤں کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور کچھ سفید پوش لوگ ہیں، تو اس میں ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ چیز اور کافی ہیلپ فل ہے. یہ نیکی کی ٹوکری ایک بہت اچھا اقدام ہے سچ ٹی وی کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستان کے اندر. جو حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، لوگ معاشی طور پہ بدحال ہیں، اور اس وقت کے اندر لوگوں کو اس قسم کی امداد ملنا میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے. نیکی تو دیکھیں، نیکی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، اور اس قسم کی نیکی جس طرح آپ نے اسٹیپ لیا ہے، آئی ایم شیور کہ اس کو جب لوگ دیکھیں گے اور دوسرے لوگ دیکھیں گے تو اس کو لوگ فالو کریں گے، اور اس طرح کی کئی دوسرے چینل یا کئی دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس قسم کے اسٹیپس لیں گے. یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سے غریب لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور آپ کو بہت دعائیں ملیں گی. یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ سچ ٹی وی بہت جلدی دنیا کی بلندیوں میں پہنچے گا. کھیل کے میدان سے کچھ بات کریں. پاکستان کی نمبر 1 ٹینس پلیئر سارہ محبوب نے کرکٹر شعیب ملک کے اہلیہ ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کو اپنے ساتھ ڈریم پلیئر کے طور پر چنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ پیئر بنا کر ولیم سسٹرز کے خلاف کھیلنا چاہوں گی، کیونکہ ولیم سسٹرز کی جوڑی کی ڈبلز میں کامیابیاں غیر معمولی ہیں. سارہ محبوب نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مکس ڈبلز میں راجر فیڈرر کے ساتھ مل کر رافیل نڈال اور ماریا شیراپووا کا مقابلہ کروں گی. آج کل جو ڈریم پیئر کی سیریز چل رہی ہے اس میں if I were to choose my dream doubles partner, I would probably say Sania Mirza, because obviously she's such an inspiration. She's an Indian, she's a Muslim, and she has achieved so much in her tennis career, and she's won Grand Slams in doubles, and I think it would be a dream to play doubles next to her. And I would like to play against Serena and Venus Williams because they have had an incredible record in doubles as well. Mixed doubles mein I would probably like to play with Roger Federer, obviously, because he's my idol, and I would love to play against Nadal and Sharapova. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کو مستقبل میں انشورنس کور فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انشورنس کور کی وجہ سے اب قومی کرکٹرز مفت میں علاج معالجے کی سہولت حاصل کر سکیں گے. کرکٹ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت قومی کرکٹرز کی کسی انجری کی صورت میں بورڈ علاج میں معاونت فراہم کرتا ہے. بیرون ملک جانے کی صورت میں بھی مدد ہوتی ہے. البتہ اب اس سلسلے کو مزید بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے. پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ پانے والے تمام کرکٹرز کو مکمل انشورنس کور فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. جولائی سے شروع ہونے والے معاہدوں سے اس کا آغاز ہوگا. کھلاڑیوں کی بیگمات اور بچے بھی اس پالیسی کا حصہ ہوں گے. کرکٹ بورڈ کی مطابق انشورنس کا اطلاق ابھی صرف سینٹرل کانٹریکٹ والے کھلاڑیوں پر ہوگا. ڈومیسٹک کھلاڑیوں کو دوسرے مرحلے میں یہ سہولت فراہم کی جائے گی. دنیا کے کئی مقابلوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے آغاز کے بعد پاکستان میں مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ ورلڈ چیمپئن محمد آصف نے سنوکر کلبز کھلوانے کی اپیل کی ہے. ورلڈ سنوکر چیمپئن محمد آصف نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے سنوکر کلبز کھولنے کی اپیل کی ہے. محمد آصف کا کہنا ہے کہ ورلڈ چیمپئن ہونے کے باوجود میرا ذریعہ معاش سنوکر کلب ہے، تاہم مجھ سمیت سنوکر سے وابستہ سب لوگ مشکلات کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ سنوکر کلب کھولنے کی اجازت دی جائے، ہم ایس او پی پر عمل کریں گے. واضح رہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.fi کے اور دیکھتے رہیے سچ.